सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। मेरा नाम ब्रिज मोहन जोशी है। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी तरह के वनडे एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वो लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। तो ये तो थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो करंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन काफ़ी दिनों से हो रहा है। और वो टॉपिक है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी देखिए 29 जुलाई को जो कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ने इस एजुकेशन पॉलिसी को अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब ये एजुकेशन पॉलिसी पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी है और इसके एक रिकमेंडेशंस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी सारी की सारी रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल हों, क्योंकि जो एजुकेशन है हमारे इंडिया के अंदर, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, उसके 7th शेड्यूल को हम लोग देखेंगे, तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आता है, जिसके ऊपर केंद्र यानी कि सेंटर और स्टेट्स यानी कि राज्य दोनों मिलकर उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी है और देखना है कि ये पॉलिसी कितनी प्रैक्टिकल और कितनी वाइबल होती है। पर आज हम लोग यहाँ पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 29 जुलाई 2020, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा लेक्चर का आउटलाइन आपको बता देता हूं कि पूरी की पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। इससे पहले कौन कौन सी पॉलिसीज इंडिया के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड बनी हैं उनको मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, उसका मैं आपको बहुत एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्लियर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि ये 2 पार्ट्स को मेनली एड्रेस करती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। एक तो स्कूल एजुकेशन को एड्रेस करती है और दूसरा आपके हायर एजुकेशन को एड्रेस करती है। क्लियर। तो काफी एक नई पॉलिसी है, काफी इनोवेटिव पॉलिसी है और 21st सेंचुरी की मैं इसको पॉलिसी बताऊंगा, क्योंकि ऑन पेपर पॉलिसी को स्टडी करने से ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, क्रांति आने वाली है एजुकेशन के फील्ड में। क्लियर। तो देखिए थोड़ा सा अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाऊं इसका, तो 1968 में पहली बार जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको बोलते हैं, वो 1968 में आई। उसके बाद 1986 जो कि 1992 में रिवाइज हुआ। तो अब 34 ईयर्स यानी कि 34 साल के बाद एक बहुत बड़ा गैप है। इन 34 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में हो चुके हैं, काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। तो 34 साल के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूर किया है। ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेस थी यानी कि जो प्लानिंग थी वो 2015 से ही चली आ रही थी, लेकिन काफ़ी इसको 5 साल लग गए इस पॉलिसी को बनाने में गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको और बता दूं, क्योंकि हम लोग तो इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट इसके ऊपर 2 कमेटीज अभी तक बना चुकी है। क्लियर। तो सबसे पहले जो कमेटी बनी थी 2015 में बनी थी, जिसका नाम था TSR सुब्रमण्यम कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट आपका 2016 में दी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और फिर गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी स्टैब्लिश की के कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है। तो उसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिजाइन की गई है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन जो ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि 2015 में जो पहली जो कमेटी बनी TSR सुब्रमण्यम कमेटी, और उसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनाई गई के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के चेयरमैन है, जो चेयरमैन थे उनकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाई गई के कस्तूरी रंगन कमेटी, तो वो
29 जुलाई 2020 को जो एजुकेशन पॉलिसी है उसी के रिकमेंडेशन पे ये पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर लाया गया है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इसकी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन में जाकर इस एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करना और इसको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी नई पॉलिसी है और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसमें मतलब अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो हमारा जो भी अभी तक एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम हो चाहे वो हायर एजुकेशन सिस्टम हो, उसको पूरी तरह से एक 360 डिग्री चेंज इस एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। तो इनको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको हम लोग स्कूल एजुकेशन में देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हायर एजुकेशन में आएंगे। क्लियर। तो हमारा जो ओल्ड सिस्टम था एजुकेशन का उसको हम लोग 10+2+3 सिस्टम बोलते थे और जो स्कूल का जो सिस्टम था अप टू क्लास 12 उसको 10+2 बोलते थे हम लोग, ठीक है ना। तो वहां पर कंटिन्यूस 10 इयर्स का सेकेंडरी एजुकेशन होता था, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, जो कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है। LKG और UKG यानी कि जो नर्सरी सिस्टम है वो प्राइवेट स्कूल्स में था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टेट गवर्नमेंट के खासकर स्कूल्स थे वहाँ पर नर्सरी एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता है, तो इसीलिए उसको 10+2 सिस्टम बोला जाता था, जो पुराना सिस्टम था। तो 10th तक सब लोग जनरल सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे और 12th के बाद वो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता था, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। तो ये हमारा ओल्ड सिस्टम था और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में एंट्री होती थी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ईयर डिग्री कोर्सेज होते थे, 4 ईयर प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, और उसके बाद 5 and 5.5 ईयर का मेडिकल कोर्स भी होता था। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग तरह के कोर्स होते थे। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता था। क्लियर। उसके बाद MPhil होता था, PhD होता था। तो ये जो हमारा यानी कि जो पुरानी जो पॉलिसी है 1986 की, उसके अकॉर्डिंग अभी तक एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम हमारा काम करता था। तो सबसे पहला जो चेंज आया है इस एजुकेशन पॉलिसी में, यानी कि इसने जो 10+2 जो ओल्ड सिस्टम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी कि अब 12 साल की स्कूलिंग तो होगी लेकिन 10+2 सिस्टम नहीं होगा, यानी कि उसमें 10th का किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होता था 10th तक पढ़ाई होती थी, उसके बाद बोर्ड के एग्जाम होते थे। तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो 10+2 के बदले जो नया सिस्टम है इसको 5+3+3+4 सिस्टम बोला गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अब आप समझिए ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले ये जो 5 ईयर की जो एजुकेशन है इसका जो एज ग्रुप है वो 3 से 8 साल होगा। बिल्कुल आराम से सुनिए, यानी कि 3 to 8 ईयर्स के लिए 5, अभी हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। उसके बाद 5+3 यानी कि 5 साल की एजुकेशन के बाद जो अगली 3 साल की एजुकेशन होगी उससे अपर लेवल पे 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगी। उसके बाद फिर जो अगली 3 साल की एजुकेशन होगी वो 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगी, और फिर उसके बाद जो 4 ईयर्स होंगे वो 14 से 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं हम लोग क्या है ये, यानी कि 5+3+3+4 सिस्टम है क्या। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये बहुत एक नया यहाँ पर ट्रेंड लाया गया है, यानी कि सबसे पहले 3 ईयर्स की प्री स्कूल ट्रेनिंग होगी। प्री स्कूल जिसको हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र भी बोलते हैं, और आजकल आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वो प्रिपरेटरी स्कूल या प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, जहाँ पर बच्चा खेलता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, ठीक है ना, और सोशलाइज होता है। तो वो सिस्टम अब पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने जा रहा है, तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो सबसे पहले जो ये 5 वाला ब्रैकेट है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 साल की प्री स्कूल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की होगी, और यहाँ पर जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी वहाँ पर अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र को देखेंगे वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को न्यूट्रिशन और उनका जो वैक्सीनेशन है वो सब देखा जाता है।
तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसको पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाएगा। अभी जो आंगनवाड़ी है वो आपके फॉर्मल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। फॉर्मल एजुकेशन जो आपकी इंक्लूड होती है वो 6 साल से कक्षा 1 यानी कि क्लास 1 से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है अब वो बिल्कुल प्री स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि 3 साल से। क्लियर? पहले 6 साल से एजुकेशन शुरू होती थी, अब जब बच्चा 3 साल का है और प्रिपरेशन लेवल से 3 ईयर प्री स्कूल लेवल पे उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी एक अच्छी पहल है। हालांकि हम लोग इसकी वाइबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर पॉलिसीज बनाना बहुत आसान है, पर कुल मिला के जो सबसे बड़ी बात है वो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर बजटिंग का प्रॉब्लम होता है। क्लियर? तो अगर बजटिंग अच्छी होगी तो कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल हो सकती है, अदरवाइज हम लोग पेपर पे कितनी भी अच्छी पॉलिसी क्यों ना बना दें, अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे जाके वो उस तरह से काम नहीं कर सकती है। तो ये पॉलिसी जो है सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी इनोवेटिव लग रही है, काफ़ी लोगों ने इसको वेलकम भी किया है, काफ़ी लोगों ने इसके कुछ पॉइंट्स को उनका स्वागत किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो हम भी कुछ कमियां यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो फटाफट आइए। तो 3 साल का प्री स्कूल होगा। प्री स्कूल के बाद अब आपका क्लास 1 और क्लास 2 की स्कूलिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो क्लास 1 और क्लास 2 जो लर्निंग स्टेज है, ठीक है, जैसे अभी एग्जिस्ट करता है, उसको थोड़ा और इनोवेटिव तरीके से आपका क्लास 1 और 2 यानी कि अब बच्चा स्कूलिंग के बाद यानी कि प्री स्कूल के बाद स्कूलिंग में एंटर कर जाएगा। क्लियर? तो क्लास 1 एंड क्लास 2 तो 3 साल ये हो गए और क्लास 1 का 1 साल, क्लास 2 का दूसरा साल, यानी कि हमारा 5 वाला सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब उसके बाद अच्छा पहले क्या होता था, जो प्राइमरी होता था क्लास 1 से लेकर 5 तक होता था, अब वो प्राइमरी सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर दिया और उसकी जगह पे प्रिपरेटरी स्टेज ले आए हैं। ठीक है ना? क्लास 3 से 5 तक इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे, जहां पर बच्चों को मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स, न्यूमरेसी, साइंस और ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि ये सबसे जिसे बोलते हैं एक हेल्दी लर्निंग एज होती है स्टूडेंट्स की 3 to 5 ईयर्स की, तो यहाँ पर ये प्रिपरेटरी स्टेज हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, यानी कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। तो 5 + 3 8 साल आपके एजुकेशन सिस्टम के पूरे हो गए। क्लियर? और उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक हम लोग इसको मिडिल स्टेज बोलेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों ने जितने भी लोग हैं, क्योंकि अभी तक ये एजुकेशन पॉलिसी तो फर्स्ट टाइम आ रही है, तो हम सब लोग 10+2 से ही एजुकेट होके आए हैं। ठीक है? तो हमारे वहाँ सिंपल क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह का नहीं होता। अब यहाँ पर आप जब क्लास 6 से क्लास 8 के बीच में पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, क्लियर? वहाँ पर बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूल के साथ साथ। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट का साफ मैंडेट ये है कि पॉपुलेशन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट और या फिर उसको कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे जापानीज मॉडल के ऊपर ये काम करेगा, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ काम करना भी सिखाएंगे। अलग अलग जो भी प्रोफेशन है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो किसी भी तरह का वर्क हो, ठीक है? और वहाँ पर उनको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, यानी कि जो प्रैक्टिकल काम है। अब ये एक बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक डिसीजन है, लेकिन वाइबल होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि इंटर्नशिप आप कैसे कराएंगे बच्चों को, कैसे उनको इंडस्ट्री विजिट कराएंगे, क्या कराएंगे, लेकिन प्लान यही है कि 6 से 8 तक इंटर्नशिप बच्चों को दी जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो इसका फायदा क्या होगा? अब जो पहले क्या होता था कि जो आपकी एजुकेशनल जर्नी है वहाँ पर सिर्फ आपके टीचर्स इन्वॉल्व होते थे, एक रोट लर्निंग सिस्टम होता था, बुकिश नॉलेज आपको ट्रांसफर की जाती थी। अब यहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, आप इंडस्ट्री विजिट करेंगे, किसी आर्टिशियन से सीखेंगे, मान लीजिए किसी को म्यूजिक सीखना है, किसी को कारपेंटर का काम सीखना है, ठीक है, किसी को कुकिंग सीखनी है। अब ये जो प्रोफेशंस हैं हमारे इंडियन कल्चर में, इनको अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता है।
टेक्निकली इंडिया के अंदर क्या है, जो कॉलोनियल हैंगओवर है, कॉलोनियल हैंगओवर में हर कोई चाहता है कि वो ऑफिसर बने या गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विसेज के अंदर जाए, ठीक है। तो कई बार जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, हेयर ड्रेसिंग, म्यूजिक एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे प्रोफेशंस कहीं ना कहीं अब जाके उभर के आ रहे हैं और ये इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाए गए हैं। यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आपको वोकेशनल कोर्सेज वहाँ पर होंगे। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर 3 एग्जाम होंगे। जैसे क्या होते थे, अभी तक बोर्ड के सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं, क्लास 10th और एक क्लास 12th, लेकिन यहाँ पर क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 में भी बोर्ड लेवल या फिर आगे भी इसके अंदर प्रोविजन आएगा, लेकिन जो रिकॉर्डेड एग्जाम है जो कि सर्टिफिकेट के अंदर आएगा, ये क्लास 3, 5 और 8 का भी इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था 10+2 के अंदर, उसमें जो आपकी अचीवमेंट है, आपकी प्रिपरेटरी स्कूल से लेकर या फिर मैं क्लास 1 से लेकर 10 तक देखूं तो क्लास 1 से लेकर 9 तक कोई अचीवमेंट नहीं है। जो आपकी अचीवमेंट है भी वो कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं है। जो कुछ है वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर है। क्लियर? तो इसीलिए आपने देखा होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो मेन इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन होती है, क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक की एजुकेशन को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ पे सिर्फ क्या है, पास करो आगे बढ़ो। तो उसी तरह से टीचर्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। लर्निंग के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता क्योंकि वो कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 10th के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद 12th के लिए पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते हैं। तो एजुकेशन सिर्फ नंबर, यानी कि एक क्वांटिटेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, क्वालिटेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही फ्लेक्सिबल बोर्ड एग्जाम का सिस्टम होगा। क्लियर? तो 6 से 8 मैंने आपको मिडिल स्टेज बताया। अब जो आपकी जो पढ़ाई है, पहले क्या होता था कि जो आप हायर एजुकेशन लेते थे वो 11th और 12th में, मतलब जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होती थी चाहे स्ट्रीम के हिसाब से, वो 11th और 12th मेन होता था, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम्स लेते थे, एक स्ट्रीम सेलेक्ट करते थे और उसके बाद फिर उसी स्ट्रीम में पढ़ाई करते थे। अब यहाँ पर स्ट्रीम का सिस्टम नहीं है। अब स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट्स की चॉइस होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। मतलब पहले ये है कि जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स पसंद है, ठीक है, आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है। पुराने सिस्टम के अंदर PCM आपको लेना है या PCB लेना है। लेकिन मान लीजिए मुझे फिजिक्स पसंद है और साथ में पॉलिटिकल साइंस पसंद है, साथ में हिस्ट्री पसंद है या साइकोलॉजी पसंद है। तो अब जो 9 से लेकर 12 तक जो सेकेंडरी स्टेज होगी, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्टेज है। यानी कि स्टूडेंट इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आपका बोर्ड कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे, और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, आगे मैं बताऊंगा। इन्होंने ये हायर एजुकेशन में भी यही किया है। हायर एजुकेशन मतलब जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप इंजीनियरिंग के साथ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये बिल्कुल अमेरिकन मॉडल के ऊपर है, जहाँ पर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट पढ़ता है और अपनी चॉइस का सब्जेक्ट वो लेता है, पढ़ के लेता है, स्विच कर सकता है, ठीक है ना। तो एक काफ़ी फ्लेक्सिबल यहाँ पे सिस्टम है। यानी कि पैकेज में चीज़ें नहीं आएंगी कि भैया केमिस्ट्री पसंद है तो मैथ्स और फिजिक्स साथ में पढ़नी है, या बायोलॉजी पसंद है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी इन दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो 10 से लेकर जो आपका 9 से लेकर 12th है, ये सेकेंडरी स्टेज होगा आपका। काफ़ी रिगरस और इन डेप्थ कंसेप्चुअल पढ़ाई यहाँ पे होगी। और बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे। और बोर्ड एग्जाम्स का जो मॉडल है वो डबल, यानी कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग लेते होंगे, या आपने पहले भी तैयारी किया होगा कभी इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए। तो आपने फील किया होगा कि जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और जो कंपटीशन में आता है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन दैट, ठीक है ना। हम लोग जो बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं 11th 12th में, NCERT का जो सिलेबस फॉलो करते हैं, अगर आप नीट का पेपर देने जाएंगे तो बहुत डिफरेंट, मतलब काफ़ी बड़ा एक गैप है। और इसी गैप की वजह से कोचिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में आई हैं बीच के अंदर। क्यों? क्योंकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो गैप था, वो क्वालिटी नहीं थी बिल्कुल भी। सुनना है कि नहीं है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लर्निंग के कॉन्सेप्ट को लाया गया है और बोर्ड एग्जाम 2 बार साल में उनके प्रोविजन हैं। हो सकता है ये चॉइस के हिसाब से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कि जब आपकी चॉइस हो तब आप एग्जाम अपने बोर्ड का दे दो। क्लियर है कि नहीं है? तो वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपका 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप अपना बोर्ड का एग्जाम दे दीजिए, ठीक है ना, अदरवाइज आप नेक्स्ट उसमें दे दीजिए, जैसे एनडीए वगैरह के एग्जाम्स होते हैं। तो इस तरह के कुछ फ्लेक्सिबल सिस्टम है इसके अंदर। अभी क्योंकि क्लियर नहीं है पॉलिसी में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के होंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अगला जो है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको हम लोग समझेंगे। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अभी भी अप्लाई होता है। अगर आप देखेंगे तो 3 लैंग्वेजेस सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक इंग्लिश है, हिंदी है जहाँ पर हिंदी होती है, या एक संस्कृत भी होती है 8th तक या 10th तक, ठीक है ना। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 8th क्लास तक तो कंपलसरी होता है, जहाँ पर आप 3 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। उसके बाद 10th में जाकर आपकी 2 लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद फिर जब आप 12th में जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रीम के हिसाब से आप लैंग्वेजेस ले सकते हैं, लेकिन 1 लैंग्वेज वहाँ पे कंपलसरी रहती है। तो यहाँ पर उसको बिल्कुल उसी मॉडल को अपनाया गया है कि जो पढ़ाई होगी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेजेस पढ़ाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये है कि उसमें कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी जरूरी है। क्लियर? और 8th तक की जो एजुकेशन होगी वो लोकल भाषा, मातृभाषा यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर होगी, ठीक है। तो ये इस एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी लाया गया है। अगर स्टूडेंट कोई फॉरेन लैंग्वेज लेना चाहता है, जैसे अभी सीबीएसई के अंदर फ्रेंच, जापानीज ये सब पढ़ाई जाती है, तो वो 9 से फॉरेन लैंग्वेजेस को भी सेलेक्ट कर सकता है। तो ये आपकी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप मैंने काफ़ी जल्दी में बताए, आपको समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट देख लीजिए 5+3+3+4 सिस्टम। तो यहाँ पर प्रिपरेशन यानी कि प्रिपरेटरी स्कूल से स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि 3 से 8 साल तक, फिर 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे वो 6 से 8 तक हो जाएंगे, ताकि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक छटनी वाला सिस्टम यहाँ पे किया गया। एजुकेशन ऐसी है कि जो जिस लेवल तक पहुँच सकता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो जहाँ तक कि वो एजुकेशन ले तो उसके लिए यूजफुल रहे, प्रोग्रेसिव रहे। तो ये है कि अगर कोई 6 से लेकर यानी कि 8th क्लास तक भी कोई एजुकेशन लेता है इस सिस्टम के अंदर, तो एटलीस्ट उसके पास एक वोकेशनल स्किल आ जाएगी, ठीक है ना। अभी हमारे इंडिया के अंदर क्या, अगर कोई 5th तक पढ़ता है या कोई 10th तक पढ़ता है, कोई 12th तक पढ़ता है, तो उसके अंदर वोकेशनल स्किल नहीं आती है। तो वोकेशनल कोर्सेज जितने भी हैं वो क्लास 12th के बाद स्टार्ट होते हैं या क्लास 10th के बाद शुरू होते हैं, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, या इंजीनियरिंग हो, या मेडिकल हो। लेकिन यहाँ पर इसको पूरी तरह से रिफॉर्म किया गया है स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो हायर एजुकेशन देखिए काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट रिफॉर्म आपके हायर एजुकेशन में है। सबसे पहले मल्टी एंट्री एग्जिट। मल्टी एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई 4 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, आपने एक सेमेस्टर किया, छोड़ दिया, तो बाद में जाके जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आप सेकेंड सेमेस्टर से उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मान लीजिए आपने 4 साल का कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम लिया है, यानी कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं 4 साल का, और 1 साल के बाद आपने बीटेक छोड़ दिया, तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका, जैसे अभी ITI के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। अगर 2 साल के बाद छोड़ दिया तो फिर डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है ना, वेस्ट नहीं जाएगा। अगर 3 साल के बाद छोड़ा तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 4 साल पूरे कर लिए तो वहां पर उसकी डिग्री मिलेगी। क्लियर है? तो हायर एजुकेशन में मल्टी एंट्री एग्जिट का सिस्टम यहाँ पर है। क्लियर? और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। अब मैंने यहाँ पर आपको बीटेक के एग्जाम्पल से समझाया। मान लीजिए आपने कोई साइंस का सब्जेक्ट लिया, यानी कि फिजिक्स ऑनर्स से आपने BSc वगैरह किया, जो कि 4 साल का होगा, ठीक है, अभी बताएंगे उसके अंदर। तो वहाँ पर भी क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स से किया और आपने 1 सेमेस्टर पूरा किया, ठीक है, लेकिन अब आपको मन नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर उसको ब्रेक दे सकते हैं, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना।
तो दूसरा सब्जेक्ट लेंगे तो फिर आपका जो डिग्री है वो दूसरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहला सेमेस्टर आपका छूटा हुआ है उसका एग्जाम आप बाद में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और ग्रेजुएशन के अंदर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है, यानी कि आप साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला है, इसको क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब जैसा आपने कोई कोर्स किया, उसको बीच में छोड़ दिया, तो उसके क्रेडिट्स आपके बर्बाद नहीं जाएंगे डिजिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सेंट्रलाइज डेटा बैंक ये लोग बनाएं, तो बाद में जाके आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वो क्रेडिट आपके उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब 4 साल का कोर्स है, आपने 1 साल करके छोड़ दिया था, तो आगे जाके आपको सिर्फ 3 साल करना पड़ेगा, 1 साल के क्रेडिट आपके वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है अभी, जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो मैक्सिमम 4 इयर्स का इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है। 4 इयर्स का भी है, 3 इयर्स का भी है, दोनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जब 4 ईयर का आप ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, यानी कि पहले 6 साल में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती थी, तो अब क्या 7 साल लगेंगे? यानी कि सॉरी, पहले 5 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी, 3 साल का डिग्री प्रोग्राम, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, नॉर्मल कोर्सेज के लिए। तो अभी 4 और 2 कहीं 6 तो नहीं होगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसमें 4 साल का डिग्री और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन उसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी कि उसको हम लोग मास्टर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें अभी भी होती हैं इंडिया में, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स अभी भी चलते हैं, BLLB, BA, BB, LLB। तो नया नहीं है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में बहुत सारे, जैसे क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम इग्नो में भी यूज होता है, लेकिन अब उसको एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है। क्लियर? तो 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होंगे, आप स्विच कर सकते हैं कोर्स के बीच में। क्लियर? एक से स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम। क्लियर? 3 साल का डिग्री कोर्स होगा स्टूडेंट के लिए। अगर 3 साल का डिग्री कोर्स होगा तो उसको हम लोग हायर एजुकेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो उसके लिए मतलब वो नॉर्मल 3 ईयर का डिग्री कोर्स होगा, जिसको हम लोग 3 ईयर ग्रेजुएशन या 3 ईयर डिग्री कोर्स बोलेंगे। ठीक है? हाँ, अगर आपने रिसर्च करनी है और स्पेशलाइजेशन करनी है सब्जेक्ट में, तो वो रिप्लेस होगा 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम में। तो 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम भी है इसके अंदर और 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम भी है। तो 3 ईयर का नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम होगा, 4 ईयर का स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम होगा। ठीक है? मतलब नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनसे आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। किसी एक सब्जेक्ट में रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं तो रिसर्च स्पेसिफिक 4 ईयर ग्रेजुएशन का यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम होगा, रिसर्च या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड। क्लियर? एमफिल को हटा दिया यहाँ पर। क्लियर? 2025 तक जो यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% करने की बात की गई है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने एडमिशन यानी कि अपने आप को हायर कोर्सेज में इन्वॉल्व किया है। तो अभी इंडिया में वो सिर्फ 26.3% है, तो उसको 2025 तक 50% करने का टारगेट है और 3.5 करोड़ न्यू सीट्स इसमें जनरेट होंगी। क्लियर? और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ये इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। मैं आप काफ़ी फास्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप स्लो कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है, या आराम आराम से इनको देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो देखिए इस कॉलम को हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मल्टी एंट्री एग्जिट आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी एंट्री एग्जिट क्या है? क्रेडिट ट्रांसफर समझ में आ गया होगा। 3 ईयर डिग्री कोर्स, नॉर्मल डिग्री कोर्स 3 ईयर का रहेगा, लेकिन अगर आपको रिसर्च करना है, स्पेसिफिक एजुकेशन की फील्ड में जाना है, स्पेशलाइज कोर्स करना है, तो वो 4 साल का रहेगा। तो ये सब यहाँ पर हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया। तो ये हमारा स्कूल एजुकेशन हो गया था, ये हायर एजुकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इससे पहले हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक बॉडी होती थी
या बॉडी होती है जिसको हम लोग यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। समझा कि नहीं है? तो अब यूजीसी को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक नई बॉडी बनाई जाएगी, एक रेगुलेटरी बॉडी। क्लियर है? तो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर बॉडीज बहुत सारी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज। तो पहली बनेगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरी बनेगी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, जिसका काम रेगुलेशन को देखना होगा। ठीक है? तीसरी होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल, चौथी होगी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, और ये पांचवी बॉडी होगी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये इसका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो चुका है। अभी बताएंगे इसके अंदर क्या क्या ग्रे एरियाज हैं। तो ग्रे एरियाज ये हैं कि टोटली कंट्रोल गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग बहुत कम है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वो भी हम बताएंगे उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है इसके अंदर। तो सबसे पहले बॉडी आप नोट कर लीजिए ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन को ये देखेगी। एक जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगी GEC, एक होगी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी ग्रांटिंग वगैरह है, फंडिंग वगैरह है, उसके लिए आएगा। और एक होगी NAC, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि मान्यता देगी विश्वविद्यालयों को। ठीक है? तो ये देखिए इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पर क्रिएट होंगी इसके अंदर। ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने क्या बोला है इसके अंदर, तो हायर एजुकेशन कमीशन है वो एक फेसलेस संस्था होगी। फेसलेस मतलब इसका कोई चेहरा नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर कोई अपॉइंट नहीं होगा। क्लियर? अब कोई अपॉइंट नहीं होगा तो कैसे ये काम करेगी? तो पूरा का पूरा जो काम है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, टेक्निकल बेस्ड होगा। आगे इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप जरूर याद रखना कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी अ फेसलेस बॉडी। फेसलेस मतलब इसका कोई ऐसा कमिश्नर या कोई चेयरमैन इस तरह से नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज के कॉन्सेप्ट को लाया गया है, यानी कि जब यूनिवर्सिटीज बनेंगी या कोई भी नई यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसको 15 साल के लिए एक्रेडिटेशन दिया जाएगा और उसको ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब यूनिवर्सिटीज को बेधड़ल्ला रूप से फंडिंग बंद हो जाएगी। जैसे अभी आप देखिए IITs हैं, IIMs हैं, या जवाहरलाल नेहरू है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इनको जो है पूरी तरह से फंडिंग जो है यूजीसी के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा फंडिंग की जाती है। ठीक है? तो अब इन यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस बनना पड़ेगा अपने आप में। और ऑटोनॉमस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी, फाइनेंशियल रूप से भी। क्लियर? और आपका मतलब एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, यानी कि एकेडमिक रूप से ऑटोनॉमस, दे विल डिसाइड देयर करिकुलम। टीचर्स को ट्रेनिंग भी यूनिवर्सिटीज खुद देंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस भी इनको मिलेगी। तो यहाँ पर ये सबसे ग्रे एरिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन और पब्लिक एजुकेशन एक साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस करोगे तो अभी आप देखिए IITs और IIM इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपको देते हैं, और लेकिन IIMs की तो फीस ज़्यादा है, लेकिन IITs हो गए या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो बच्चों से कम फीस लेते हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते हैं।